अगर हमारे प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए और उनके जगह पर किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाए, इस केस में मंत्रिमंडल, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं, क्या ये रिप्लेस होगा यानी कि नया आएगा, ये एग्जिस्टिंग वाला जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही कंटिन्यू करेगा? इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ, आप समझ चुके हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनके टर्म्स क्या होते हैं, उनके क्या पावर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में समझ करके लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और मैं आप लोगों का फाइनल रिवीजन कवर करवा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या आप इस सीरीज को कंप्लीट करवाएंगे? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों में व्यूज थोड़े से आजकल कम आने शुरू हुए हैं। आप लोग अपनी जवाबदारी को पूरी तरीके से पार नहीं पा रहे हो, तो मेरा एक सजेशन है कि आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि इस पर व्यूज हमारे अच्छे खासे आए। बट भले ही कम आ रहे हैं, मैं इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करूंगा। भले ही एक व्यू आएगा तो भी मैं इस सीरीज को कंप्लीट करने वाला हूं, तो आप लोग बने जरूर रहिएगा। और आप लोग बिल्कुल इस चीज को लेकर के निश्चिंत हो जाइए कि वीडियो की सीरीज, ये पॉलिटी की जो सीरीज है वो खत्म होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। प्रीलिम्स के लिए बचे हैं केवल अब 23 दिन, बट आई होप आप लोग अपने प्रिपरेशन में मस्त होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वापस आपको याद दिला दूं, सीसैट को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। कोशिश हो तो अभी सीसैट में ही 2018 से लेकर के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स अब तक बने हुए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के, उन सबको आप लोग देखिए, इन्हीं को बार बार जो है वो सॉल्व कीजिए। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यही आपका मंत्र होना चाहिए। कामनेस बनाए रखिए, ये मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमको आगे क्या करना है। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति और उनकी जो पावर्स हैं, तो उनका इलेक्शन, उनका पावर सिस्टम, ये सब हमने कवर किया था। तब हम लोगों ने बात की थी कि वो तो नॉमिनल हेड होते हैं, उनके पास में कोई रियल पावर नहीं होती। तो रियल पावर किसके पास में है? वो है ऑब्वियसली हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे, अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अगर हम प्रधानमंत्री की चर्चा करें तो देखिए कैसा है कि अगर एक मोटा मोटी हम लोगों के दिमाग में आइडिया हो कि कौन कौन से प्रधानमंत्री कब कब रहे हैं, कैसे कैसे रहे हैं, तो थोड़ा अपने को और अच्छे से प्रधानमंत्री समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एंड अभी तक का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। 47 से 64, एक अप्रोक्सीमेट अगर मैं इसको करूं तो थोड़े कुछ दिन कम पड़ते हैं 17 साल में, बट आप एक 17 साल पकड़ लीजिए, 17 साल इनका शासन जो है वो रहा है। गुलजारीलाल नंदा आए थे, लेकिन याद रखिए वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको कभी हम प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते हैं। इनको 13 दिन के लिए बीच में प्राइम मिनिस्टर बनाया था कि आप जब तक एक नए प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं ले लेते हैं तब तक आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने रहिए, क्योंकि ऐसी पोस्ट जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। सेम फिर हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी आए, लेकिन फिर उनकी ताशकंद में जो है वो डेथ हो गई। फिर गुलजारीलाल नंदा वापस आए टेम्पररली, 13 दिनों के लिए वापस से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी। तो इनकी इतिहास, अगर मैं आपको एक सजेस्ट कर सकता हूं सीरीज, यूट्यूब पर एक प्रधानमंत्री सीरीज चलती है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री, खास करके पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो, ये आपके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, तो एबीपी न्यूज पर एक बहुत अच्छी शानदार सीरीज है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सीरीज। ये प्रधानमंत्री सीरीज के 2 सीजन है, सीजन 1 है और सीजन 2 है। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सीजन 1 पर फोकस करें, सीजन 1 को बिल्कुल देखिए। इसमें लगभग मोटा मोटी 26 एपिसोड्स हैं और एक एक एपिसोड 50-50 मिनट का अप्रोक्सीमेटली है, कुछ कुछ एपिसोड्स बड़े भी हैं। तो इन एपिसोड्स को अगर आप देखोगे ना तो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट जो हिस्ट्री है वो अच्छी हो जाएगी। वापस आपको याद दिला दूं, यूट्यूब पर ही एबीपी न्यूज पर आपको जाना है और वहां पर सिर्फ आप सर्च करो तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें फिर आप देखोगे कि कैसे इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बनती है। इनको गूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस गूंगी गुड़िया ने जो ओल्ड टाइमर कांग्रेस थे उनकी जो बैंड बजाई है वो देखने लायक और सराहनीय है। फिर उसके बाद में इमरजेंसी वो जो लगाती है और भारत के डेमोक्रेसी पर एक काला धब्बा लग जाता है, उसके बाद में उनकी गवर्नमेंट हारती है
और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो है वो जनता पार्टी के नाम से आती है। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट कुछ ही दिनों तक तो मिले, तो इनको बहुमत था, लेकिन फिर इनकी गवर्नमेंट गिर जाती है और इनके अगेंस्ट में जो बगावत करने वाले थे चरण सिंह, फिर इनकी गवर्नमेंट बनती है। कुछ दिनों के लिए इनकी भी गवर्नमेंट रहती है, साल भर भी नहीं टिक पाती है और उतने में उनका जो भी सपोर्ट था वो कांग्रेस द्वारा खींच लिया जाता है। नए इलेक्शंस होते हैं, इंदिरा गांधी वापस इलेक्ट होकर के आती है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहती हैं, लेकिन सैडली जो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में, जहां पर अमृतसर जहां पर सबसे मुख्य मंदिर है सिखों का, या गुरुद्वारा हम जिसको कहेंगे, तो उस गोल्डन टेम्पल पर अटैक करवाया जाता है। आर्मी करती है और उस समय में बहुत सारा सेपरेटिज्म वगैरह भी चल रहा था, तो उसके बीच में ये होता है। उससे कुछ सिख नाराज होकर के, खास करके उनके जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने ही फिर इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद में फिर राजीव गांधी, तो इनकी डेथ के बाद में, इनके असैसिनेशन के बाद में राजीव गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इनको बहुत भारी बहुमत मिलता है, मतलब इतना बहुमत आज तक किसी गवर्नमेंट को नहीं मिला था। ठीक है, ना जवाहरलाल नेहरू को मिला था, ना ही इंदिरा गांधी को कभी इतना बड़ा बहुमत मिला था। 400 प्लस सीट मोदी जी अब की बार कह रहे हैं कि 400 पार, लेकिन 400 प्लस सीट पहले ही राजीव गांधी गवर्नमेंट जो है वो ले चुकी थी। फिर वो जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट चलती है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट में बहुत सारे करप्शन के इश्यूज वगैरह जो है वो सामने आते हैं और वो करप्शन के इश्यूज को उजागर करने वाले और कोई नहीं, उनके ही एक पहले फाइनेंस मिनिस्टर और बाद में डिफेंस मिनिस्टर रह चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह उनके अगेंस्ट में जाते हैं। फिर ये वीपी सिंह की गवर्नमेंट भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है, उनको पता ही था वैसे। और इन्हीं के पीरियड में, अगर आप लोगों ने कभी मंडल वर्सेस कमंडल इसका डिबेट अगर सुना हो कि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें लागू हुई थी, इन्हीं के पीरियड में हुई थी। फिर उसके बाद में इनके अगेंस्ट में बगावत करने वाले जो नेता थे, तो देवीलाल थे एक तो, और दूसरे चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बट इनकी भी गवर्नमेंट कोई खास ज्यादा दिन नहीं टिकती है। फिर पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, अपना टर्म पूरा करते हैं। ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे। फिर उसके बाद में बीजेपी, उनकी संख्या जो है वो खास करके हम लोग अगर कहें तो राजीव गांधी की पीरियड से थोड़ी धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है, इनकी पहले 13 दिन की सिर्फ सरकार आती है कि 13 दिन के अंदर में इनको प्रूव किया, इनको कहा जाता है कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कीजिए, बट ये नहीं कर पाता है, तो फिर इनकी गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है। और फिर उसके बाद में एचडी देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल, तो इन लोग अपना एक नया फ्रंट जो है बनाते हैं और इन लोग वापस से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बट अगेन इनकी गवर्नमेंट्स भी बाद में गिर जाती है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी वापस से प्राइम मिनिस्टर बनकर के आते हैं। 13 महीने इनकी सरकार चलती है, वापस इलेक्शंस होते हैं, वापस इनकी गवर्नमेंट बनती है। तो अच्छा खासा लगभग 6.5 साल तक इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर काम किया। फिर मनमोहन सिंह जी आते हैं, उनको 2 टर्म मिलते हैं, तो उन्होंने 10 साल रूल किया। अभी मोदी जी के 2 टर्म पूरे हो चुके हैं और अभी तीसरा टर्म उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमको 4 जून को पता चलेगा, जब इसके नतीजे जो है वो आने वाले हैं। बहुत सारे लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए। कुछ लोग ओपोजिशन को इस बार स्ट्रांग बता रहे हैं कि पिछली बार जैसी ओपोजिशन नहीं रही है। तो आप मुझसे पूछोगे सर आपका क्या राय है, मैं कहूंगा कोई राय नहीं है। देखिए, देयर इज नो प्लेस फॉर इफ्स एंड बट्स इन द हिस्ट्री, तो और फ्यूचर के लिए भी नहीं है। अब जो होगा वो पता चल जाएगा, 4 जून तक की बात है, थोड़े दिनों की बात है, हमको समझ ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारा का सारे हमारे प्रधानमंत्रियों का इतिहास जो है वो अब तक का रहा हुआ है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और प्रधानमंत्री कैसे इलेक्ट होते हैं या अपॉइंट होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग जो भी समझ करके लेंगे। तो एक मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं कि यू आर अ रियल हेड, इनको रियल हेड से कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, वापस आपको याद दिला दूं, प्रेसिडेंट को हम लोग नॉमिनल हेड कहते हैं। और इसके लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, जब रियल हेड हो तो इसके लिए हम लोग जो लैटिन टर्म यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डी फैक्टो। ठीक है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री के लिए डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। और नॉमिनल हेड हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके लिए हम लोग डीजर या डीजोर, आपको जैसे प्रोनाउंस करना है, उनके लिए हम लोग ये टर्म जो है वो यूज करते हैं। इसी के साथ में एक और टर्म भी यूज किया जाता है कि पूरे एंटायर इंडियन स्टेट के हेड जो है वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनको हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए जो ऐसा हम लोग टर्म यूज करते हैं वो है हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग हेड ऑफ गवर्नमेंट वाला टर्म यूज करते हैं। तो ये एक इनका बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया अगर प्रधानमंत्री जो है वो क्या है। तो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और ऑब्वियसली इसमें यूएस के जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे अगर हमारा कंपैरिजन करें तो जो
पावर यूएस के प्रेसिडेंट के पास में होती है वो यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। मोटा मोटी हम लोगों ने ब्रिटेन से ही कॉपी किया है, लेकिन पूरी तरीके से हम लोगों ने ब्रिटेन से कॉपी नहीं किया है। बहुत सारे हमारे खुद के ही अलग जो है इसमें विचार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उन पर भी हम लोग डिटेल में आगे चर्चाएं करेंगे। फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको दो आर्टिकल्स पर लेकर के जाना चाहता हूं। एक आर्टिकल नंबर 74 है और एक आर्टिकल नंबर 75 है कि क्या जो है वो प्रधानमंत्री को लेकर के और इनकी रिकमेंडेशंस को लेकर के प्रेसिडेंट के साथ में इनका क्या रिलेशन वगैरह होगा उस बारे में बात करते हैं। तो एक मतलब मैं कई बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री जो इनको अपॉइंट किया जाता है तो लोग एकदम सदमे में आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री को अपॉइंट थोड़ी करते हैं सर, प्रधानमंत्री तो इलेक्ट होकर के आते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री इलेक्ट होकर के आते हैं तो फिर उनको इलेक्टेड कहना चाहिए हमने, तो प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड ऐसा शब्द यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसा शब्द यूज नहीं होता है। प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं ऐसा शब्द यूज होता है। अगर आप लोग आर्टिकल नंबर 75 खोल करके देखो तो इसकी पहला ही क्लॉज क्या कह रहा है आपको कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द यूज हुआ है? शब्दों की बहुत यहां पर शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान रहो। यहां पे अपॉइंटेड ये शब्द यूज किया है, इलेक्टेड नहीं है। बट आप कहोगे सर इलेक्टेड ही तो है, लेकिन इलेक्टेड है वो सही सेंस है, बट उसका कुछ अलग मुद्दा है। देखिए क्या हो कि आपके जो है वो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इनमें से सारे लोग इलेक्ट होकर के आए हैं और इनमें से जिसके पास में भी हाफ पे मार्क्स से ज्यादा की मेजॉरिटी होगी उन लोग जो है वो अपने प्रधानमंत्री को भेजेंगे। तो प्रधानमंत्री नो डाउट इलेक्टेड है, लेकिन ये सब जो इलेक्टेड लोग हैं इनमें से भी तो एक बंदे को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो भी पार्टी जिसके पास में मेजॉरिटी है, जो लार्जेस्ट पार्टी होगी जिसके पास में मेजॉरिटी है, उन लोग रिकमेंड करते हैं कि ये हमारा लीडर होगा। और जब ये लीडर जा करके प्रेसिडेंट के पास में जाते हैं तब प्रेसिडेंट इनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट करते हैं। और फिर इनको जब अपॉइंट कर दिया है तो इनके रिकमेंडेशन पर, तो जो भी हमारे प्रधानमंत्री होंगे इनके रिकमेंडेशन पर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो बाकी का आपका मंत्रिमंडल है उनको फिर यहां पर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है, इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी प्रोसेस इसकी पूरी की पूरी जो है वो आती है। तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे, शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कि प्राइम मिनिस्टर जब आपको कहेंगे कि इनको आप अपॉइंट कीजिए, तब इनको अपॉइंट किया जाता है। तो आर्टिकल 74 जो है वो रिलेशन बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की क्या है। तो आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, और उसके हेड में कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। एट द हेड to aid and advise the president who shall in exercise of his function act in accordance with such advice। कि आपको जो भी एडवाइस दी गई है वो एडवाइस के हिसाब से प्रेसिडेंट को काम करना होगा। तो क्यों हमारे प्रेसिडेंट रबर स्टैंप है, क्यों हमारे प्रेसिडेंट को गोल्डन जीरो कहा जाता है? ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 74 दर्शाता है कि आपको अगर हमने एड और एडवाइस कोई दे दी है तो आपको इसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, आपके पास में कोई भी यहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, इतना ही नहीं, फिर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने कहा था कि बाद में 42nd अमेंडमेंट और बाद में 44th अमेंडमेंट ने थोड़ा सा चेंजेस किया था। इसमें से ये एडवाइस बाइंडिंग की थी, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इस एडवाइस को एक बार भेजने के लिए, आप लोगों को रिटर्न भेजने के लिए जो है वो पावर दी हुई थी। तो आर्टिकल 75 हम लोगों को बताता है। तो अब वापस आप लोग एक बार इस चीज को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि प्रधानमंत्री हमारे अपॉइंट होते हैं ना कि इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उनको अपॉइंट जो है वो किया जाता है। फिर अगला जो मुद्दा आता है वो इनको अपॉइंट कैसे करें। तो अपॉइंट करते समय में क्या प्रेसिडेंट के पास में डिस्क्रिप्शन होता है कि हम किसको भी अपॉइंट कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। तो एक मतलब लोकसभा में जिस भी पार्टी के पास में मेजॉरिटी आएगी वो मेजॉरिटी वाली पार्टी अपने बीच में से ही एक लीडर चूज करेगी और उस लीडर को आप प्रधानमंत्री बनाओगे। बाकी आपको अगर उसमें किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो वो भी बना सकते हो, अगर आपको नीचे फिर और कोई बनाने हैं मंत्री तो उनको भी आप बना सकते हो, लेकिन एक लीडर को आपको चूज करना होगा जिसको आप प्रधानमंत्री कहोगे। तो पार्टी बताएगी कि कौन प्रधानमंत्री है आपका, जिसके पास में मेजॉरिटी है। तो नो स्पेसिफिक प्रोसीजर हैज बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओके फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है लेकिन यूजुअली क्या करेगा, जो भी लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होगा उसी को अपॉइंट करके देगा। तो बात एकदम सिंपल है, लोकसभा में जब मेजॉरिटी 303 सीट जब बीजेपी को आती है तो भाई आप बीजेपी को ही बुलाओगे कि आओ भाई तुम्हारा कौन है लीडर। तो उन्होंने कहा हमारे नरेंद्र मोदी साहब है, तो बना दीजिए फिर उनको प्राइम मिनिस्टर। तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनको अपॉइंट कर दिया आपने।
लेकिन सवाल आता है जब मेजॉरिटी नहीं हो तब क्या किया जाए, क्योंकि होगा, जैसे कि अगर हम 1996 के इलेक्शंस की बात करें तो 1996 के इलेक्शन में भाजपा को 161, कांग्रेस को 140, जनता दल को 46, 32 और 12, कुछ इस तरीके से इनको सीट जो है मिली हुई थी। तो क्या करें? तो अब इसमें ऑब्वियसली लार्जेस्ट पार्टी कौन है? बीजेपी है। तो ये प्रेसिडेंट का सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, प्रेसिडेंट के पास में अलग अलग सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन होता है, इसमें से प्रेसिडेंट का सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है कि वो भाजपा को बुला सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कांग्रेस उस समय में कहती कि मुझे जो है वो जनता दल, सीपीआई, सीपीएम इन सब का भी साथ मिला हुआ है और मेरा आंकड़ा जो है इनसे बड़ा है, तो मुझे इनवाइट कीजिए, तो अगेन प्रेसिडेंट कैन डू दैट ऑल्सो, कि या तो एक लार्जेस्ट पार्टी आपके पास में है या फिर लार्जेस्ट कोलिशन आपके पास में है। तो कोलिशन मतलब 2-4 सब लोग साथ में मिलकर के आ रहे हैं। तो 1996 की बात कुछ ऐसी कि पीछे पीछे, ठीक है, ये कांग्रेस, जनता दल, सीपीआई वो बोलेगी यार बीजेपी पावर में नहीं आनी चाहिए। उन लोग चाहते थे बीजेपी अगर पावर में आ गई तो कल को पॉलिटिक्स पूरा कम्युनल हो जाएगा, और उन लोग कहते थे भाई बीजेपी को छोड़ करके कोई भी पावर में आए। कांग्रेस बोली तुम जो मांगोगे वो सपोर्ट हम लोग तुमको देने के लिए तैयार है। इनकी पीछे गहमा गहमी चल रही थी, किसको हम लोग नेता बनाए, ये सब चल रहा था। वीपी सिंह के पास में गए भी थे इन लोग, बट उतने में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इन्वाइट किया अटल बिहारी वाजपेयी जी को, या उन्होंने कहा कि इन लोग गए कि हम लोग लार्जेस्ट पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से हमको बुलाइए, ये गए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले यह प्रूव करने की जरूरत नहीं कि हमारे पास में मेजॉरिटी है। मतलब आपको प्राइम मिनिस्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं और अपॉइंट करने के बाद में आप हमको जो है मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाए तो भी चलेगा। ऐसा बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ में हुआ है, चाहे आप चरण सिंह की बात करो, चंद्रशेखर की बात करो, एच.डी. देवेगौड़ा साहब की बात करो, इंद्र कुमार गुजराल की भी बात करो। अटल बिहारी वाजपेयी को तो 2-2 बार ऐसा मौका दिया गया था कि आप बाद में मेजॉरिटी जो प्रूव कीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी गए, उनको कहा कि ठीक है आप 13 दिन 14 दिन हम आपको दे रहे हैं, उसके अंदर में अपनी मेजॉरिटी प्रूव कीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं प्रूव कर पाए और 16 मई को उन्होंने सरकार बनाई और 1 जून के तक तो आते आते एक 15-16 दिन में तो इनकी सरकार खत्म भी हो गई, गिर गई इनकी सरकार, क्योंकि दे कुड नॉट प्रूव द मेजॉरिटी। अब फिर उस पीरियड में जनता दल जो है वो आती है, और जनता दल अगेन कांग्रेस से थोड़ा सा एक्सटर्नल सपोर्ट लेकर के, इनसे सीपीआई वीपीआई से और बाकी सब पार्टी से लेकर के इन लोग मोटा मोटी अपना पूरा पावर लेकर के आते हैं। उनमें बोला भाई किसको बनाया जाए, तो फिर एच.डी. देवेगौड़ा जो कि अगेन कर्नाटक के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, इनके नाम पर है। तो पहले गए थे वीपी सिंह के पास में कि अब आप आइए, लेकिन वीपी सिंह का दिल टूट चुका था, तो ही वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। उनको पता था कोलिशन में जाएंगे परेशानियां ही देखनी है, तो एच.डी. देवेगौड़ा को चूज किया। अगेन उनके ज्यादा दिन नहीं चले, 324 दिन गिर गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांग्रेस से ही सपोर्ट लेकर के कांग्रेस के अगेंस्ट में ही थोड़े से करप्शन के जो इनके ऊपर में चार्जेस लगे थे वो इन्होंने देखने शुरू कर दिए थे। ये बोले भाई हमसे ही सपोर्ट लेकर के हमको ही तुम डरा रहे हो, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। उन्होंने उनको बोला भाई इनको हटाओ, फिर इनको हटाया गया और फिर इंदर कुमार गुजराल को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और इंदर कुमार गुजराल लगभग 332 दिन प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं। फिर ऑब्वियसली आप लोग देख रहे हो कि बार बार गवर्नमेंट आ रही है, बार बार गवर्नमेंट गिर रही है। देन इट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट जो है वो कहे कि अब एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए हम लोग वापस से री इलेक्शन करवाते हैं। तब उन्होंने वापस री इलेक्शन करवाया, और री इलेक्शन करने के बाद में अब की बार बीजेपी की सीटें थोड़ी 180 पार हो गई, 180 पार हो गई, तो अब इनको वापस बुलाया। और अब की बार जो है, एक बार आप प्रधानमंत्री रह चुके थे तो अब ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, तो बहुत सारे लोग जो है इनके साथ में जुड़ गए। तो इस तरीके से बीजेपी की अगेन 13 महीनों की सरकार आती है, लेकिन फिर वापस वो सरकार गिर जाती है, क्योंकि उस समय की तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर थी जयललिता, उन्होंने सपोर्ट वहां से छीन लिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री एक मतलब आपको मेजॉरिटी प्रूव किए बिना भी अपॉइंट किया जा सकता है, और दूसरा यूजुअली ये लार्जेस्ट मेजॉरिटी जिसके पास में लार्जेस्ट पार्टी है उसको आप लोग बुलाते हो, और अगर मेजॉरिटी तो सबसे पहले आपको बुलाएंगे, और अगर किसी के पास में क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं तो फिर किसी एक को बुलाया जा सकता है। उनका डिस्क्रिप्शन होता है कि जब नो पार्टी हैज द क्लियर मेजॉरिटी तो इट इज द पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो किसको बुलाए। ओके, तो वो यूजुअली लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी को बुलाते हैं उसमें, लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभी लीडर ऑफ लार्जेस्ट कोलिशन, जैसे अगर इस समय में देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी को जब बुलाया, इनकी गवर्नमेंट जब गिर गई तो एच.डी. देवेगौड़ा को बुलाया, लेकिन उनके पास तो सिर्फ 46 सीट थी, तो कैसे, तो उनका कोलिशन था, तो इसलिए जो है ये पावर में आ पाए। तो दिस इज हाउ अ प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। अच्छा, ये तो चलो जब किसी के पास में क्लियर मेजॉरिटी है, किसी के पास में क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, उस समय में क्या करना है। बट व्हाट इफ तुम्हारे पार्टी के पास में क्लियर मेजॉरिटी थी बट उसमें से आपके नेता की डेथ हो जाए, जैसा कि 1984 में हुआ था।
कि अगेन वही ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया। जैसे ही इनको असैसिनेट किया तो उस समय के प्रेसिडेंट भी सिख ही थे, तो ज्ञानी झैल सिंह जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर राजीव गांधी को इमीडिएटली अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना दिया। ठीक है, उन्होंने कोई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यहां पर नहीं बनाया, या फिर उन्होंने जो है वो कांग्रेस पार्टी से पूछा तक नहीं, क्योंकि अगेन ये इनका डिस्क्रिप्शन है। तो व्हाट इफ पीएम डाइज, अगर पीएम की डेथ हो जाती है, तो पीएम की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद में ये अगेन वापस से प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन है कि हम किसी को इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने राजीव गांधी को अपॉइंट किया, राजीव गांधी फिर प्राइम मिनिस्टर थे ही, और उसके बाद में उनकी पार्टी ने कहा कि हम भाई हमारे नेता जो है वो राजीव गांधी जी है, इसलिए राजीव गांधी जी कुर्सी पर बने रहे। बट अगर उस समय में कांग्रेस पार्टी ये कहती कि नहीं हमारे नेता जो है वो शरद पवार है, तो उस समय में राजीव गांधी जी को वहां से रिजाइन करना पड़ता था और शरद पवार जी को वापस बैठना पड़ता था, क्योंकि प्रेसिडेंट को सुनना पड़ेगा जिसके पास में मेजॉरिटी है उनकी बात। तो इस तरीके से, तो व्हेन प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली, तो अगेन इट इज द डिस्क्रिप्शन की क्या किया जाए, और ज्ञानी झैल सिंह ने ऐसा किया भी था। ठीक है, अच्छा मेरा जो सवाल यहां पर लेक्चर में आने से सबसे पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि व्हाट इफ पीएम डाइज। तो देखो जब भी आप लोग देखोगे ना, तो जब आपके प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है तो उस समय में प्राइम मिनिस्टर जो है वो 2 ओथ लेते हैं। ये दोनों ओथ हम लोग आगे देखने वाले हैं। एक जो ओथ होती है वो होती है ओथ ऑफ ऑफिस, ठीक है, और दूसरी जो ओथ होती है वो होती है ओथ ऑफ सीक्रेसी। ये 2 ओथ जो है वो हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की ओथ जस्ट होने के बाद में इनके बाकी के जो मंत्रिमंडल है वो भी ओथ लेने के लिए आता है। तो ये मंत्रिमंडल को हम लोग अगले वीडियो में बहुत डिटेल में समझ करके लेंगे, जिसको हम लोग अभी के लिए सिर्फ कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बंदे भी जितने भी है, तो कोई यहाँ पर होम मिनिस्ट्री की शपथ लेगा, कोई यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री की शपथ लेगा, कोई और मतलब अलग अलग इन लोग जो है शपथ लेते हैं। तो एक्चुअली मिनिस्टर शपथ लेते हैं, बाद में इनको पोर्टफोलियो मिलता है। तो इन लोग भी शपथ जो है वो, ये अलग अलग मंत्री भी जो है वो शपथ लेंगे। ठीक है, ये अलग अलग मंत्री भी इनके बाद में शपथ लेते हैं। बट अगर ये प्राइम मिनिस्टर की डेथ, तो देखो प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर दे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर दे तो फिर तो ये सीधी सी बात है कि फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन पकड़ लिया जाता है कि इफ प्राइम मिनिस्टर गए, तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने जब रिजाइन किया तो उसके बाद में उन्होंने जिन मंत्रियों को बनाया हुआ तो वो भी ऑटोमेटिकली वहीं पे रिजाइन कर जाएंगे, कि सीधी सी बात है प्राइम मिनिस्टर नहीं तो तुम क्या कर रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो क्या उस केस में तुम्हारा पूरा नया मंत्रिमंडल आएगा या फिर जो एग्जिस्टिंग था वही कंटिन्यू करेगा। तो ध्यान रखिएगा, न्यू पीएम न्यू सीओएम, चाहे आप रिजाइन करो चाहे आपकी डेथ हो जाए, दोनों केसेस में नया सीओएम ही रहेगा, कोई एग्जिस्टिंग सीओएम या एग्जिस्टिंग मंत्रिमंडल कंटिन्यू नहीं करेगा। आई होप मैंने आपको जो लेक्चर के स्टार्ट में पूछा था उसका उत्तर एकदम सही ढंग से दे दिया है। बस मुझे 1 सेकंड दीजिए, पानी पी के आया, की आ रही है। फिर जो है वो सवाल आता है कि क्या प्रधानमंत्री बनने से पहले आपको आपकी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी लोकसभा में, कि आप लोकसभा में मेजॉरिटी पहले प्रूव कीजिए। द आंसर इज नो। इनफैक्ट ऐसा मुद्दा जो है वो कोर्ट में भी गया था, और 1980 में ये वाला मुद्दा जो है वो कोर्ट में गया हुआ था। ठीक है, खास करके चरण सिंह के केस में। तो आपको पता होगा कि चरण सिंह जो है इनको पहले प्राइम मिनिस्टर बनाएगा और उनको बाद में कहा कि आप अपनी मेजॉरिटी जो प्रूव कीजिए। तो मोरारजी देसाई के केस में तो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 282 सीट्स उनके पास में थी और उन्होंने दिखा दिया था कि भाई हमारी मेजॉरिटी है। बट चरण सिंह के केस में इनको पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया और उसके बाद में इनको कहा कि आप मेजॉरिटी प्रूव कीजिए। ये वाला मुद्दा गया कोर्ट में, लोग बोले ये तो गलत है, प्रधानमंत्री किसी को बना रहे तो उसको पहले देखो ना कि तुम्हारे पास मेजॉरिटी है नहीं, वरना तुम कितने प्रधानमंत्री बनाओगे, कितने गिराओगे, रोज रोज यही खेलना है क्या आपको। तो जब कोर्ट में गए थे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये कंप्लीटली वैलिड है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पहले बना ले और बाद में जाकर के वो अपनी लोकसभा में जो मेजॉरिटी प्रूव करे। तो जैसे हम लोग ये देखें 9th लोकसभा 1989 की बात है, ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो उस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के ठीक ठाक सीट थे, 197 थे, लेकिन राजीव गांधी जी ने मना कर दिया, वो बोले कि नहीं मुझे नहीं बनाना है। और उस समय में जनता दल, जिसको अगेन उस समय में हेड कर रहे थे वीपी सिंह, ठीक है, तो वीपी सिंह जो है उनकी गवर्नमेंट आ गई।
तो वीपी सिंह के पास में थी मेजोरिटी, बाकी फिर बीजेपी की 85 सीट्स थी, कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और बाकी इंडिपेंडेंट इनके सबके कुछ सीट जो है वो आए हुए थे। तो एक बार तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी फर्स्ट एंड देन ही विल बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। तो फिर अगर आप किसी को अपॉइंट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा बहुत बार हुआ, चरण सिंह के साथ में हुआ, वीपी सिंह के साथ में भी हुआ। तो वीपी सिंह के पास में 143 सीट्स ही थी, लेकिन बाद में फिर बीजेपी के एक्सटर्नल सपोर्ट से और बाकी कुछ पार्टीज के सपोर्ट से उन्होंने जो है वो उस समय में अपनी गवर्नमेंट जो बनाई। बाद में उन्होंने प्रूव किया कि हमारी मेजोरिटी ऐसी है। और ऐसा ही चंद्रशेखर के केस में 1990 में, पीवी नरसिम्हा राव के केस में 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1996, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल और वापस से अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में हुआ कि इन्होंने पहले जो है उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया और बाद में इन्होंने अपनी मेजोरिटी जो वो प्रूव की थी। ठीक है, फिर अगला मुद्दा आता है, कैन अ पर्सन नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम द प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या? जैसे आपने नायक मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर में एक दिन का सीएम क्या आपको बनाया जा सकता है? तो उसमें अनिल कपूर जो है वो एक दिन का सीएम बनते हैं अमरीश पुरी की जगह पर। अमरीश पुरी उस समय में सीएम होते हैं महाराष्ट्र के, तो उनके जगह पे अनिल कपूर को बिठाते हैं। लेकिन अनिल कपूर जो है, तो ये सवाल आता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। जब इंटरव्यू चल रहा था तो ये कहे कि ये प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन वो बोले है प्रैक्टिकल। तुम बन करके देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों के पास में से प्रावधान है कि अगर कोई, ठीक है, मिनिस्टर, अच्छा कोई मिनिस्टर का मतलब यहां पर प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, कि अगर कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर 6 महीने तक लोकसभा या राज्यसभा का पार्ट नहीं है तो वो 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। और इसको इन 6 महीनों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा। तो एस जयशंकर इस तरीके से एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर बने थे, बाद में वो राज्यसभा से इलेक्ट होकर के आ गए थे। और ऐसे ही कई बार प्रधानमंत्रियों के साथ में भी हुआ है कि प्रधानमंत्री जो है इनको अपॉइंट कर दिया आपने और बाद में फिर उनको आपने इलेक्ट करवा लिया कि आप या तो कभी कभी कोई लोकसभा सीट खाली करके वहां से आप लड़ करके जीत करके आ जाओ सेफ सीट से, या फिर राज्यसभा से सीधी एंट्री लेकर के आप लोग जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। अच्छा, ये जो भी मैं आपको प्रधानमंत्री के बारे में बता रहा हूं एज इट इज चीफ मिनिस्टर के लिए भी लागू होता है। इनफैक्ट मैं आपसे आपको कई किस्से सुना सकता हूं। जैसे महाराष्ट्र में, ठीक है, जब आघाड़ी की गवर्नमेंट थी तो उसमें शिवसेना, जो उस समय में उद्धव ठाकरे उनके हेड थे, ये इनको चीफ मिनिस्टर बना रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर की शपथ तो ले लिए, बट ही वॉज नीदर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नॉर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उनको 6 महीने का पीरियड मिलता है और बाद में फिर वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से इलेक्ट होकर के आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी राज्यसभा से वगैरह लेकर के आते हैं। ओके, और अब देखो ब्रिटेन में हमारे जैसे यहाँ पर 2 हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो उनके लिए लोकसभा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, और राज्यसभा को जो रिप्रेजेंट करता है वहां पे है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो क्या वहां पर भी ऐसा है? तो हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री कहीं का भी हो सकता है। एक मतलब, पहले तो कैन अ पर्सन नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम पीएम? आंसर इज यस। और उसके लिए आप लोगों को अगेन उत्तर जो है वो आर्टिकल नंबर 75 में मिलता है। तो आप लोग यहां पर देखो, ठीक है, कि a minister who for any period of 6 consecutive months is not member of either house of parliament shall at the expiration of period cease to be a minister। मतलब मोटा मोटी आपको मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर में आपको किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनते हो तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली बात जो है वो आती है। तो सवाल है कि कैन अ पर्सन नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम अ पीएम? आंसर इज यस। सिमिलरली, कैन अ पर्सन नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कैन ही बिकम द सीएम? आंसर इज अगेन यस। ठीक है, आपको 6 महीने के अंदर में इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा। ये वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कह दिया था कि हाँ भाई तुम बन सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर क्या राज्यसभा से कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर, मोटा मोटी जितने प्राइम मिनिस्टर रहे, वो सारे के सारे लोकसभा से रहे हैं। और ब्रिटेन की भी यही ट्रेडिशन है कि ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी फ्रॉम द लोअर हाउस। वहां से उनकी अपर हाउस यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड से कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। उनके यहाँ पे रूल ही है। बट हमारे यहाँ पर भी ऐसा है कि तो आंसर इज नो, वी डोंट फॉलो दिस ब्रिटिश ट्रेडिशन, रादर इसमें हमारी खुद की अलग ट्रेडिशन है। हम लोग बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम लोकसभा और फ्रॉम राज्यसभा। एच.डी. देवेगौड़ा 1996 में राज्यसभा से इलेक्ट होकर के आए, इंदिरा गांधी राज्यसभा से इलेक्ट होकर के आई, और मनमोहन सिंह जी जो है वो भी 2004 में राज्यसभा के ही मेंबर थे जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो ये जो है वो सीधी सी बातें हैं। लेकिन ब्रिटेन में मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी फ्रॉम द लोअर हाउस। ठीक है, फिर अगला सवाल आता है हमारा कि ओथ क्या लेते हैं, तो मोटा मोटी उनके दो ओथ होते हैं। अच्छा, इन्हीं की क्या, जो भी मिनिस्टर्स बाकी के होंगे हमारे, ठीक है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे आने वाले हैं, उनकी भी यही दो ओथ जो है वो होती है। एक होती है ओथ ऑफ ऑफिस और दूसरी होती है ओथ ऑफ सीक्रेसी। ध्यान रखिएगा, कभी अगर सवाल आ जाए कि प्रधानमंत्री कितनी ओथ लेते हैं, तो दो ओथ लेते हैं। एक ओथ ऑफ ऑफिस कि भाई मैं ऑफिस में ठीक से काम करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करूंगा, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी वगैरह वगैरह इन सब चीजों का ध्यान रखूंगा। और ओथ ऑफ सीक्रेसी में सिंपल आप ये कहते हो कि मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी चीज ऐसी कम्युनिकेट नहीं करूंगा जो मेरे कंसिडरेशन में है, ओके, और जिसको मुझे गोपनीय रखना है, तो गोपनीयता की शपथ लेते हो। तो ये दो शपथ जो है इनके द्वारा ली जाती है। अब सवाल आता है कि एक बार अगर प्रधानमंत्री आप बन जाओ तो आप कितने साल के लिए प्रधानमंत्री बने रह सकते हो? लोगों का उत्तर, ठीक है, लोगों का उत्तर आएगा सर 5 साल। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को एक फिक्स टर्म मिलता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को एक फिक्स टर्म मिलता है, जितने भी हमारे जजेस हैं उनको एक फिक्स टर्म मिलता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसा कोई भी फिक्स टर्म नहीं मिलता है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ही और शी विल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड व्हाट इज प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का सिंपल मतलब है जब तक तुम्हारे पास में लोकसभा में मेजोरिटी है तब तक, जब तक आप प्रूव कर पा रहे हो कि लोकसभा में जितने भी एमपीज हैं वो सारे मेरे पक्ष में है, तब तक आप जो है प्रधानमंत्री बने रह सकते हो। और ऐसा हम लोग देखते भी हैं कि लोगों को लगता है भाई 5 साल का कार्यकाल मिलेगा। नरेंद्र मोदी आए हैं, उनको फुल टर्म मिला है, 2 बार फुल टर्म मिला है, तो अपने को लगता है भाई 5-5 साल का ही होता है, लेकिन आंसर इज नो, इट इज प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तब तक ही आप टिके हुए रह सकते हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे लीस्ट टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे, सिर्फ 13 दिन, ठीक है। चरण सिंह 170 डेज के लिए ही प्राइम मिनिस्टर थे, पूरा 1 साल भी नहीं मिला, आधा साल लगभग। चंद्रशेखर 223 डेज, एच डी देवेगौड़ा 324 दिन, आई के गुजराल 332 दिन। ये ऐसे कुछ प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है जो सिर्फ 1 साल से भी नीचे जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब लोकसभा में तुम मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए, इसका सिंपल रीजन होगा, लोकसभा में आप मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाए, इसलिए आपकी गवर्नमेंट जो है वो गिर गई। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का सिंपल मतलब होता है कि लोकसभा में आपके पास में जब तक तुम मेजोरिटी दिखा रहे हो, या लोकसभा को तुम्हारे ऊपर में ट्रस्ट है, लोकसभा को तुम्हारे ऊपर में कॉन्फिडेंस है, और जिस दिन वो गया उस दिन तुम खत्म। तो प्राइम मिनिस्टर का टर्म इज नॉट फिक्स्ड, ध्यान रखिएगा। अगर कभी सवाल आ जाए कि प्रधानमंत्री का टर्म जो 5 साल का होता है, नहीं, एक मैंने आपको क्या बताया, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। और दूसरा मैंने आपको बताया कि टर्म जो है वो फिक्स नहीं है, रादर ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट की बातें जो है वो आगे भी अपनी बहुत सारी आने वाली है। अब आता है प्रधानमंत्री का लास्ट चीज, दैट इज देयर फंक्शन। फंक्शंस क्या है प्राइम मिनिस्टर के? तो प्राइम मिनिस्टर के अगर हम पावर्स की बात करें या उनके फंक्शंस की बात करें, तो उनके फंक्शंस कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रिलेशन टू प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सीधा है, इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मोटा मोटी सीधी सी बात है कि इनको पूरी तरीके से गाइड करना, कौन सा पोर्टफोलियो यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो किसको देना, ये किसका काम होगा, ये प्राइम मिनिस्टर का होगा। अच्छा, किसी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोलना, ये भी काम किसका होगा कि भाई तुम बस बहुत हो गया, तुम मिनिस्टर हो, अब तुम रिजाइन कर दो, ये भी इन्हीं का काम है, ठीक है। और पूरी तरीके से इनके ऊपर में देख रेख करना, ये सब काम जो है वो प्रधानमंत्री का है। प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट पूरी तरीके से डिपेंडेंट है प्राइम मिनिस्टर पर। लोकसभा को कब समन करना है, ठीक है, लोकसभा को कब डिसॉल्व करना है, इसके अलावा इस बिल को एसेंट देना है नहीं देना है, हम लोग क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या लॉज लेकर के आने वाले हैं, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। और ये सब चीजों पर एडवाइस। अच्छा, इतना ही नहीं, किसको हम इलेक्शन कमिश्नर बनाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए, किसको हम यूपीएससी का मेंबर बनाए, ये सब इन्हीं को रिकमेंड करने का काम प्राइम मिनिस्टर करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से। इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट तो मैंने आपको बताया, लोकसभा को कब बुलाना है, कब डिसॉल्व करना है, ये तो एक है ही, लेकिन अगेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मेजरली डिपेंड करना और सारे लोकसभा के मेंबर्स को बताना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो आपको बताना पड़ता है। लोकसभा, राज्यसभा सबको बताना पड़ेगा।
हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी पर हमेशा प्रधानमंत्री जो है उनकी छाप हमेशा बड़ी होती है। चाहे आप देखो, आज मानो ना मानो, प्रधानमंत्री जी जो अभी हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके जो ओपोजिशन वाले मेंबर है, जो उनके अगेंस्ट में है, वो भी इस चीज को मानते हैं कि कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी पर नरेंद्र मोदी जी की छाप है। नेहरू जी ऐसा चाहते थे कि उनकी छाप रहे, इंदिरा गांधी जी चाहती थी ऐसी छाप रहे, राजीव गांधी जी चाहते थे ऐसी छाप रहे, और अभी मोदी जी भी चाहते कि उनकी छाप रहे। तो फॉरेन पॉलिसी को बहुत सीरियसली लेते हो कि फॉरेन कंट्रीज के साथ में कैसे रिलेशन होंगे। एंड देन कम्स पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज, मतलब जो आपकी सिविल सर्विसेज है। ये एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज जो है उनके चीफ कौन है या उनके पॉलिटिकल हेड कौन है। आंसर इज, इट इज द प्राइम मिनिस्टर। तो गाइस, मोटा मोटी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उनके पावर्स, उनके फंक्शन, उनको कैसे अपॉइंट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम लोग सब डिटेल में देख चुके हैं। अगर कभी ऐसा कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो जाकर के फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो आप लोग इन 6 लोगों का नाम जो है वो ले सकते हो। मोरारजी देसाई, जो कि बॉम्बे प्रोविंस यानी कि यूनाइटेड महाराष्ट्र जो हुआ करता था उस समय में, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक साथ हुआ करते थे, उसके चीफ मिनिस्टर थे। चरण सिंह, सीधी सी बात है, यूपी से ही आते हैं तो यूपी के थे। वीपी सिंह अगेन यूपी के ही थे। एच डी देवेगौड़ा कर्नाटका के थे, ये आंध्र प्रदेश के थे, और ये गुजरात के सीएम रह चुके हैं नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रधानमंत्री का टॉपिक जो है यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सबको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। देखिए, ये जो मैंने आपको सिखाया है ये तो सिर्फ एक झलक है। अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पूरे सिलेबस का ढंग से कवरेज, डेली एमसीक्यू एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन के लिए डेडिकेटेड बैच, अपडेटेड करंट अफेयर्स, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर, हैंडआउट आफ्टर एवरी क्लास, ट्रेंड्स जो है वो डिस्कस करेंगे, सारे ऑप्शनल की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। ये सब समाधान एस्पिरेंट्स के अनअकैडमी अकेला देता है। देन लोगों को प्रॉब्लम है इस वक्त में सीसैट को लेकर के कि भाई सीसैट का क्या होगा, सीसैट का क्या होगा। तो हमारे मधुकर कोटवे सर जो हैं वो सिर्फ 1999 में आपके लिए सीसैट की बैच लेकर के आए हैं। सीसैट की बैच को ज्वाइन कीजिए। अब ₹1 में, जिसकी प्राइस हम लोगों ने पहले 99 रुपीज रखी थी, इसके पहले उसकी प्राइस 2000 रुपए वगैरह हुआ करती थी। आप लोग हमारी पूरी की पूरी प्रीलिम्स जो है उसके लिए हमने जितने भी टॉप एजुकेटर्स ने जो टेस्ट सीरीज आपके लिए डिजाइन की थी वो अब आप लोग ₹1 में पा पाओगे। तो जल्दी से इस ऑफर को आप लोग जो है वो लीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड का ऑफर है। और अगर देखो, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप लोग अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, तो हमारी अनअकैडमी की ऑल इंडिया प्रिलिमिनरी टेस्ट सीरीज जो है उसको ज्वाइन कीजिएगा। 26 मई और 29 मई 2 दिन ये होने वाली है। ओके, इसके अंदर में 2 जीएस 2 सीसैट के टेस्ट होंगे, 9:30 और 2:30 बजे होगा, और 2 घंटे की ये टेस्ट है। बिल्कुल आप लोग अपना एक ऑल इंडिया रैंक जो है इसमें पा पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब ये ऑफर खत्म हो रहा है, 25 तारीख लास्ट डेट है जब इसका ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अरविंदा कोड यूज करके जल्दी से जल्दी 30,000 के अंदर में आप लोग 15 महीने का सब्सक्रिप्शन पा पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वीडियो पर कमेंट करना जरूरी है, वीडियो को लाइक करना जरूरी है, ताकि इस सीरीज को हम लंबा कंटिन्यू कर सके। गाइज देखो, गिव एंड टेक कहीं तो होना चाहिए हम लोगों का। मैं अगर मेहनत करके अगर आप लोगों को यहाँ पर पॉलिटी खत्म करवा रहा हूँ, उसका क्विक रिवीजन अगर आपका करवा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि आप उसे देखें और देखने के बाद में शेयर भी करें। मतलब कैसे होगा, मतलब ये क्वालिटी कंटेंट फिर आपको कैसे मिलेगा? फिर मुझे डिमोटिवेटेड फील होगा कि यार वॉच ही नहीं है, ज्यादा वॉच मिनट नहीं है, बंद करो फिर इस सीरीज को, कुछ और चालू करता है। और मुझे वो नहीं करना है। आई वॉन्ट टू वर्क कंसिस्टेंटली ऑन वन थिंग, एंड दैट इज एंडिंग दिस एंटायर लेक्चर सीरीज। सो डू कमेंट, डू लाइक, एंड आइए इस लेक्चर में देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।